नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में आई भीषण आपदा पर सीएम सख्त, अतिक्रमण पर सरकार ने खड़े किए रुख। सीएम धामी ने दिया अधिकारियों को निर्देश। सीएम धामी की केंद्रीय मंत्री खट्टर से मुलाकात। कुंभ 2027 के लिए हरिद्वार विकास पर फोकस। गंगा कॉरिडोर हेतु 325 करोड़ की मांग। काशीपुर में बिना जरूरी मानकों के खुली मधुशाला। छात्रों और आबकारी अधिकारियों के बीच जोरदार टकराव। अवैध शराब दुकान पर हंगामा। छात्र संघ की चेतावनी, अवैध मशाला हटाई नहीं गई तो प्रशासन जिम्मेदार। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। डोईवाला और विकासनगर में छापेमारी। 9 घरेलू गैस सिलेंडर किए गए जब्त। घरेलू सिलेंडर का हो रहा व्यावसायिक उपयोग। घरेलू एलपीजी के व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन का शिकंजा। डोईवाला विकासनगर में 9 सिलेंडर किए गए जब्त। हरिद्वार कुंभ में हाथी और गुलदार के पहरे के लिए बनेगा पेट्रोलिंग ट्रैक। विभाग की टीम 24 घंटे करेगी गश्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। जनपद नैनीताल में संभावित बाढ़ और भू टकराव को देखते हुए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई है और जिले में गौला और नंधौर नदियों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। नदियों की सफाई, सिल्ट निकासी और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल ने लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट की मौजूदगी में सभी संबंधित विभागों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि नदी में जमा मलबे को हटाकर उसे उसके मूल प्रवाह में लाया जाए। इसके लिए 10 अप्रैल से रिवर ट्रैम्पिंग का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें कई विभाग मिलकर काम करेंगे और भारी मशीनें भी लगाई जाएंगी। तीसरा मैटर माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि वो ग्रिड पुल को आपदा वाले दे नहीं रहे हैं। अभी खनन सत्र जारी है। नंधौर नदी में जो अपर स्ट्रीम है वहाँ पर डिपॉजिट्स जमा होने की वजह से जो कैचमेंट एरिया उसमें मानसून काल में फ्लड की सिचुएशन आती है। तो जो वहाँ बड़े बोल्डर्स हैं, ड्रेजिंग है, उसका एस्टिमेशन के लिए सिंचाई विभाग और जो संबंधित एजेंसी है, वन विकास निगम, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, उनको समय से आगणन करके फिर उस पर काम करने को कहा गया है। प्रोटेक्शन वर्क गौला में होने हैं कुछ, तो उसमें भी ड्रेजिंग की इश्यूज हैं। पिछले वर्ष उत्तराखंड में आई भीषण आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा और सख्त बयान सामने आया है। सीएम धामी ने साफ कहा कि कई जगहों पर नदियों, गाड़, गदेड़ों और पानी के प्राकृतिक निकास मार्गों पर हुए अतिक्रमण ने आपदा को और भयावह बना दिया था। उन्होंने कहा कि इन अवरोधों के चलते जल निकासी बाधित हुई, जिससे राज्य को भारी नुकसान और जनहानि का सामना करना पड़ा। ऐसे में सरकार ने अब कड़ा फैसला लिया है कि भविष्य में सरकारी जमीन या जल मार्गों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साल जो एक हमारे राज्य के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई थी और कुछ आपदाओं में ये भी देखा गया था कि जो गाड़ हैं, गधेरे हैं या पानी निकलने के नाले हैं, वो बंद कर दिए गए, अतिक्रमित हो गए। उसके कारण से बड़ी आपदा आई, बहुत नुकसान हुआ, जनहानि हुई, तमाम प्रकार की हानियां हुई। इसलिए हमने तय किया है कि जो भी अब भविष्य में कोई भी अतिक्रमण कहीं ऐसे स्थानों पर सरकारी भूमि पर होगा तो वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे जिनके क्षेत्र में इस प्रकार का अतिक्रमण होगा। उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी और राज्य सरकार के बीच समन्वय से स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। आईटीबीपी ने स्थानीय ग्रामीणों से मीट, मछली और पोल्ट्री उत्पादों की सीधी खरीद शुरू की है, जिससे अब सब्जी, फल और दूध जैसे उत्पादों तक विस्तारित किया जा रहा है। आयुक्त ने बताया कि लगभग 10 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है, जिससे ग्रामीणों में उत्साह है।
अच्छी पहल थी जो उत्तराखंड राज्य ने की थी, जिसको आईटीबीपी ने आगे बढ़ाया है। आईटीबीपी और ये एक ऐसी अनूठी पहल थी जिसको पूरे भारत सरकार ने पूरा मॉडल माना है। इसमें आईटीबीपी ने जो इतनी भी खरीदारी थी आप मीट की, पहले सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मीट का, जिसमें पोल्ट्री था और गोट का था, वो स्थानीय लोगों से लिया। फिर मछली का भी इसमें लिया, ट्राउट एंड अन्य फिशेस जो था। अब उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर सब्जी और अन्य फलों का उत्पादन भी लोकल लोगों से लेना स्टार्ट हुआ। इसका काफ़ी इसके हमें रिजल्ट्स जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव आया है। लालकुआ रेलवे स्टेशन की पिट लाइन में मरम्मत कार्य के दौरान एक रेल डिब्बा अचानक 150 मीटर बिना इंजन के उछलकर पटरी से उतर गया, जिससे कि बड़ी दुर्घटना टल गई। जानकारी के अनुसार डिब्बा जनरेटर एंड गार्ड वैन था, जो कि पीछे की ओर धीरे धीरे खिसकने लगा। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने डिब्बे को रोकने का हर संभव प्रयास किया, जिससे गुटखा लगाने तक की कोशिश शामिल थी, लेकिन डिब्बा नियंत्रित नहीं हो सका। डिब्बा लगभग 150 मीटर चलकर पॉइंट के पास पटरी से उतर गया। इससे रेलवे परिसर में कुछ देर के लिए हड़कंप का माहौल रहा। रेल कर्मियों ने तुरंत स्थिति संभाली और प्रशिक्षित टीम द्वारा डिब्बे को पुनः पटरी में रखा गया। देखिए, जो आज का जो मैटर है, ये जो हमारे साथ काशीपुर के चैती चौराहे पर छात्र और आबकारी विभाग के बीच तेज बहस देखने को मिली। छात्र संघ अध्यक्ष जतिन शर्मा के नेतृत्व में छात्र अपने प्रशिक्षण संस्थानों की मर्यादा बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अवैध शराब दुकान के संचालन को रोकने में विफलता के परिणाम गंभीर होंगे। आबकारी विभाग के अधिकारी दिवाकर चौधरी ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन नियमों के विपरीत ये कहकर विवाद बढ़ा दिया गया कि बॉर्डर के पास होने के कारण दुकान 12 बजे तक खुल सकती है। अधिकारियों के इस रवैये ने भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के आरोपों को हवा दी है। दुकान में ना तो अग्निशमन यंत्र है और न ही रेट लिस्ट लगी हुई है। छात्रों का कहना है कि अगर यह अवैध शराब की बिक्री जारी रही तो प्रशासन को किसी छात्र की हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आज का जो मैटर है, ये जो हमारे साथ ये छात्र संघ अध्यक्ष हैं राधे हरि कॉलेज के, ये मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये जो स्थान है ये मंदिर और मस्जिद के मंदिर के पास में आ रहा है और यहाँ पे जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से निकलते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है अपनी विदेशी मदिरा दुकान एक नई क्रिएट हुई थी वो ना खोली जाए। इनका कहना ये है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे काशीपुर चैती चौराहा के पास ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ न्यू विदेशी मदिरा की दुकान खोली गई। मैंने अभी 2 से 3 दिन पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हमारे महापौर जी के सामने ही मैंने ये ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि जिस जहाँ पर ये दुकान खुलने जा रही है वहाँ से डेली 15 से 20 हज़ार रेगुलर और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का निकलना बढ़ना रहता है। देहरादून में हाल ही में हुए आपराधिक घटनाओं और मौतों ने लोगों की सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी में बढ़ती अपराधी प्रवृत्तियों को लेकर नागरिक और राजनीतिक दल दोनों ही गंभीर चिंता जता रहे हैं। लोग अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को सीधे आरोप लगा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। यूकेडी की केंद्रीय प्रवक्ता मीनाक्षी गढ़याल ने कहा कि कानून व्यवस्था पर निरंतर चर्चा होती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत सभी के सामने है। से आज प्रदेश के अंदर और सबसे ज़्यादा जिसे हम ये अस्थायी राजधानी कहते हैं देहरादून के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। आज आप यहाँ पे देखिए ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बुजुर्ग सुरक्षित हैं और ना ही यहाँ पे बच्चा सुरक्षित है। आज इस प्रदेश को जिसे हम
ये जो हम देहरादून की अगर हम बात कर लें तो जितने भी केसेस हुए हैं, अगर कॉलेजेस वाला हम केसेस देखें तो कॉलेज में जो बच्चों के अंदर ये जो घृणा और जिस प्रकार से एक बेखौफ माहौल जो इन लोगों के अंदर आ गया है, वो उस माहौल को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। देहरादून में पुलिस ने ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के तहत सड़क किनारे खड़ी कारों के बार बनाकर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। देर रात चलाए गए इस अभियान में कई लोगों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना कानूनी अपराध है और इससे यातायात व्यवस्था व कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों की चेकिंग भी की गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। लक्ष्य क्षेत्र के मुंडाखेड़ा कला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मगरमच्छ गांव के अंदर घुस गया। रात के अंधेरे में मगरमच्छ ग्रामीण समाज के घर में जाकर बैठ गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि घटना देर रात करीब 9:30 बजे की है। मगरमच्छ दिखाई देने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पहले तो ग्रामीण खुद मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही लक्सर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। खेड़ाकला गांव में जोहड़ से एक नाकू मगरमच्छ निकलकर पास के ही घेर में एक जिनका नाम सुभाष सैनी है, उनके यहाँ पाया गया। उसे पहले तो कुछ गांव के ही लड़कों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो काबू में नहीं आया। तो फिर बाद में रेंजर टीम को सूचित किया लक्सर। सूचना मिलते ही टीम यहाँ पर आई और रेस्क्यू किया। धन्यवाद। वो नहीं, बाकी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इसके लिए। रामनगर पालिका में अध्यक्ष और सभासदों के बीच बढ़ता विवाद अब कामकाज पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के बावजूद अब तक बजट बैठक आयोजित नहीं हो सकी है, जबकि नियमों के मुताबिक 31 मार्च तक होनी चाहिए थी। नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम और सभासदों के बीच चल रही खींचतान का सीधा असर प्रशासनिक कामकाज और विकास कार्यों पर पड़ रहा है। इस बोर्ड के गठन के कुछ समय बाद से ही ऐसा लग रहा है कि वहाँ विश्वास की कमी है परस्पर, और जनता ने जिन कामों के लिए, जिन बातों के लिए बोर्ड को चुन के भेजा था, वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। बजट की आपने बात कही, नियम में ये व्यवस्था है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 99 शायद है, उसमें प्रोविजन है कि आगामी वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए, यानी 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वर्ष के लिए नगर पालिका एक खर्चे और आय व्यय का एक एस्टीमेट बनाएगी, जिसको बजट कहा जाता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। जा रहे हैं सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट गए हैं और सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे अभी से करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार प्रदेश के सभी दलों द्वारा कई नए कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर सदस्यता देकर अपने अपने कुनबे को बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। जहां एक और प्रदेश भाजपा अपनी नीतियों और योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाकर अपने टारगेट को सेट करती दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच जाकर सत्ता पक्ष की नाकामियों को गिनवाने का काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में हरीश रावत बढ़ती महंगाई को विषय बनाकर 15 दिनों के लिए मौन धारण करते हुए राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने की बात सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए जताते हुए नजर आए थे। लेकिन हरीश रावत के द्वारा धारण किया गया मौन किस बात का संकेत दे रहा था, ये किसी को नहीं पता चला।
दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता व प्रदेश कांग्रेस के बड़े सभी दिग्गज नेताओं के सानिध्य में पूर्व में भाजपा में कार्य कर चुके कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल किया गया था। इससे पहले इस विषय पर बैठक की गई और उस बैठक के दौरान कई नामों पर चर्चा हुई। वहीं हरीश रावत अपने कुछ करीबी सहयोगियों की पार्टी में वापसी चाहते थे, जिसमें रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी का नाम भी शामिल था। संजय नेगी के नाम पर पार्टी के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस घटनाक्रम से नाराज होकर हरीश रावत बैठक बीच में छोड़कर बाहर चले गए। इसके बाद उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी नाराजगी साफ तौर पर सामने आ चुकी थी। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने राजनीति से अस्थायी दूरी बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन वहीं अगर रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी की बात सुने तो उनका कहना है कि उनकी कांग्रेस के किसी भी नेता से किसी विषय पर बात नहीं की गई। अगर उन्हें सदस्यता देने की बात कही भी जा रही है तो उनके कार्यों को देखकर की जा रही होगी। कुल मिलाकर इस विषय को हरीश रावत के असंतोष और पार्टी में अंदरूनी कलह के रूप में देखा जा रहा है, जो आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती भी बनती नजर आ रही है। जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि चुनावों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता हरीश रावत को लेकर अपनी हमदर्दी दिखाते भी नजर आ रहे हैं। माँ की नवरात्रि के अवसर पर मेरा ये सांकेतिक मौन व्रत उन लाखों उपभोक्ता भाई बहनों को समर्पित है जो बिजली और पानी की बढ़ने वाली दरों से अभी से झुलसने लग गए हैं। दरें बढ़ी भी नहीं हैं, लेकिन वो पहले से ही झुलस रहे हैं। महंगाई के आगोश में हर घर बुरी तरीके से त्रस्त है। मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रहा हूँ, माँ कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि लोगों का बोझ कुछ कम हो। देखिए, आज अगर चर्चा संजय नेगी की हो रही है और जितने लोगों ने ज्वाइन किया उसमें निश्चित रूप से वो जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो जीतने वाले कैंडिडेट है। और मेरे को जहाँ से मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है तो कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि इस बार एक एक सीट महत्वपूर्ण है और जो है हम जिताऊ कैंडिडेट को ही जो है टिकट देंगे। तो इसलिए मैं चर्चा में आया हूँ, क्योंकि मेरी तो बातचीत ना प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई है कांग्रेस के, ना ही सीएलपी लीडर से हुई है, ना मेरी हरीश रावत जी से कोई बातचीत हुई थी ज्वाइन करने की। और बिना कहे अगर मेरे को ज्वाइनिंग की बातें चल रही तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जमीन पर मैं मजबूत हूँगा, इसलिए मेरी चर्चा हुई। तो मैंने कहा कि कांग्रेस पे टिप्पणी करना एक तर्कसंगत नहीं होगा, उनका आपस का पार्टी का मामला है। किंतु मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक वरिष्ठ लीडर की अगर अनदेखी होती है तो फिर उस पार्टी का क्या होगा वो तो ईश्वर ही जानेगा। किंतु मुझे लग रहा है कि जो खींचातानी जो चल रही है, जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो आम जनमानस को दिख रहा है, वो ठीक है। 27 में देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ हम इन सारी टीका टिप्पणी में कुछ नहीं, ये सब किसी से कोई नहीं है। हरीश भाई का बड़ा योगदान कांग्रेस के लिए है, उत्तराखंड के लिए है, कुंजवाल जी का भी है, सभी ठीक है। धामी मेरा छोटा भाई है, वो कुछ जैसे अब वो छोटा भाई है, नौजवान का जोश है, अब वो कुछ बोल रहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन कांग्रेस सरकार आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आगामी 2027 विधानसभा चुनावों से पहले उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में हैं। दरअसल रावत रामनगर के नेता संजय नेगी को कांग्रेस में शामिल करवाना चाहते हैं। कांग्रेस का थिंक टैंक इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हरीश रावत ने अपनी नाराजगी जताने के लिए 27 मार्च को 15 दिन के राजनीतिक अवकाश की घोषणा कर दी थी। 28 मार्च को 6 नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया। इसके बाद कुछ नेताओं की बयानबाजी हुई जो हरीश रावत के समर्थक माने जाते हैं, जिसके दबाव में हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को लक्ष्य करके बयान दे दिया। इसके बाद धारचूला विधायक हरीश धामी ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने हरीश रावत के समर्थन में सामूहिक इस्तीफे का आह्वान तक कर दिया, जिससे कहा जा सकता है कि अब तक अपनी जीत का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए ये क्षण आने वाले चुनावों से पहले बड़ा ही गंभीर बन गया। जिसके बाद कांग्रेस अपनी सफाई देती दिखाई दे रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस की चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। देखिए, सभी जगह एक औखान है, पहाड़ों में तो खास तौर पर है कि तलवार का कटा हुआ वो ठीक हो सकता है, लेकिन मुंह से बोली हुई जबान या फिर कलम से लिखी हुई जो बातें होती हैं वो सदा रह जाती हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस में लोग अदला बदली हो रहे हैं और एक दूसरे पर इतनी घटिया किस्म की टिप्पणी करते हैं, कभी उनको फूटे कारतूस बताते हैं या कभी उनको खत्म माल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है। और इस प्रकार से जो कांग्रेस भी उनको बताती है कि वहां पर तो हमारे ही आदमी है, तो ये भी एक तरफ से सत्य ही है कि वहां पर उनके भी आदमी है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये सिर्फ समय अवसरवादी का है। पार्टी से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप अपने घर का जो सरफुटौल है, जो गुटबाजी है, उस पर ध्यान दीजिए और दूसरों के घरों में ताका झाकी मत करिए। और आप दूसरों के घर में ही ताका झाकी करते रह गए, यही वजह है
कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से लेकर के तीरथ सिंह रावत जी, अरविंद पांडे से लेकर के मुन्ना सिंह चौहान जी, और उसके बाद जो है आपने देखा किस तरीके से अजेंद्र अजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी के, अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है सोशल मीडिया से ले करके और जो है सदन में बात रखने का कार्य कर रहे हैं। हमारे घर का मसला है और हमारे यहाँ अगर किसी व्यक्ति को कोई नाराजगी है उसको बोलने का अधिकार है। देखिए, कांग्रेस तो वैसे ही खत्म थी, लेकिन कांग्रेस में अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस कभी जनता की लगती है। कांग्रेस में सिर्फ ऐसा होता है कि सत्ता में आने के लिए उनका ये होता है कि विरोधी लहर का हम लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के कई नेताओं का हमने भाषण सुना तो उनका ये था कि कुछ मत करिए, कुछ काम मत करिए, लेकिन यहाँ पर प्रदेश में हमेशा अल्टा पलटी होती है। अगर हम घर में भी बैठ रही है, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं का वक्तव्य था, मैं उन नेताओं का नाम अभी सार्वजनिक नहीं करूँगा, वक्त आने में करूँगा, कि उनका ये है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता है तो फिर दूसरी बार कांग्रेस की आती है, अगर कांग्रेस की है तो उसके बाद दूसरी बार भाजपा की आती है। अब तक अपने दिग्गज नेताओं के बल पर जीत के ताज को निहारती कांग्रेस पार्टी के लिए हरीश रावत की नाराजगी और पार्टी के अंदरूनी कलह 2027 विधानसभा चुनावों से पहले कहीं न कहीं प्रदेश की सत्ता को पाने के लिए जद्दोजहद करती पार्टी के लिए चिंताजनक दिखाई देने लगा। पूरी पार्टी में उथल पुथल भी है। वहीं इस विषय के चलते ये साफ है कि कांग्रेस अपनी पार्टी को दुरुस्त करती हुई दिखाई दे रही है। इस आंतरिक कलह का सीधा फायदा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, जो पहले से ही मजबूत स्थिति में है। कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर बढ़ती ये गुटबाजी 2027 के चुनाव से पहले पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अगर समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो पार्टी को एक बार फिर से सत्ता से दूर रहना पड़ सकता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।